फर्स्ट क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो कह सकते हैं इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था 1 मई 1897 को। कब किया गया था? 1 मई 1897 ईस्वी को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हम समझ लेते हैं। जैसे कि 1897 में इसकी स्थापना कहाँ पे की गई थी? तो पश्चिम बंगाल के वेलूर मठ में किया गया था। और स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ये भी याद रख सकते हैं। और इनका जन्म कब हुआ था? तो विवेकानंद जी का जन्म जो हुआ था 1863, हम ये कह सकते हैं। और इनकी मृत्यु हुआ था 1902 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक जो नाम था नरेंद्र दत्त, ये ध्यान रखिएगा, नरेंद्र दत्त। और इनको जो ये नाम दिया गया था स्वामी विवेकानंद, ये किसने दिया था? तो खेतड़ी के महाराजा जो अजीत सिंह थे, उन्होंने इनका नाम स्वामी विवेकानंद दिया था, या फिर कह सकते हैं कि उपाधि दी गई थी। तो इतने सारे पॉइंट्सों को याद रखेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि हाली पद्धति संबंधित थी। हाली पद्धति संबंधित थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है हाली पद्धति का संबंध बंधुआ मजदूर से। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि हाली पद्धति बंधुआ मजदूर या फिर बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। हाली पद्धति के अंतर्गत बारदोली क्षेत्र में कपिलराज जनजाति के लोगों को उच्च जातियों के यहाँ पुश्तैनी मजदूर के रूप में कार्य करना होता था। इसी को हाली पद्धति कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुल्ले के द्वारा 1873 में कह सकते हैं की गई थी, ये ध्यान रखेंगे। और ज्योतिबा फुल्ले की एक और पुस्तक थी जो कि काफ़ी फेमस रहती है, गुलामगिरी, अक्सर पेपर में देखने को मिलता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी के धर्म और समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया? तो मुख्यतः आकर्षित किया किसको? तो बुद्धिजीवी को, नगरीय उच्च जातियों को, और साथ ही साथ कह सकते हैं उदार राजवाड़े को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, 1 2 4, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? बताइए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुल्ले ऑलरेडी हम ऊपर में देख चुके थे। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है राधाकांत देव, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं वो कभी ना कभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और इन्हीं में से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ने की ज़रूरत होगी। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित बताइए क्या है? दयानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित यहाँ पे निम्न में से कौन सा समाज था? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ध्यान रखेंगे, आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी को टिक करेंगे, शिवदयाल साहब। ठीक है, शिवदयाल साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विवरण पर विचार कीजिए। यानी यहाँ पे पूरा पॉइंट्स अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे 1853 में जन्मे, ये पश्चिमी भारत के पारसी थे। इन्होंने कह सकते हैं कि इंडियन स्पेक्टेटर और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे, और ये एक समाज सुधारक थे। और कह सकते हैं कि सम्मति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष के प्रमुख संघर्षकर्ता थे। तो बताइए कि उपयुक्त जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में है, ये किसके विषय में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा हो जाएगा
कह सकते हैं कि BM मालाबारी। ठीक है, BM मालाबारी ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। देखिए चलिए इसके बारे में अच्छे तरीके से हम यहाँ पे डिटेल में बात कर लें ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए बहराम जी, मेहरबान जी मालाबारी, अक्सर हम यहाँ पे BM मालाबारी कहते हैं। तो भारत के कवि थे, प्रकाशक थे, लेखक थे तथा समाज सुधारक थे और वे स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा में प्रबल पक्षधर थे। उसी के साथ आगे पढ़ सकते हैं कि वॉइस ऑफ इंडिया का पहला अंक जो कि पहली तारीख सन 1883 को प्रकाशित हुआ था। और अक्सर आपको पता होगा कि वॉइस ऑफ इंडिया जो कि दादा भाई नौरोजी के साथ मैच करने को देता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर ऑप्शंस में BM मालाबारी हो तो वहाँ पे हम ऑप्शन BM मालाबारी को ही टिक करेंगे। क्यों, यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी ने उनकी आर्थिक रूप से सहायता की थी तथा मालाबारी ने दादा भाई नौरोजी की अनुपस्थिति में उसे चलाने का उत्तरदायित्व स्वीकार किया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण 1890, ठीक है, 1890 की 1 जनवरी से वॉइस ऑफ इंडिया को क्या किया गया कि इंडियन स्पेक्टेटर के साथ मिलान कर दिया गया, यानी कि एक दूसरे में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो इस चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? शारदा अधिनियम के अंतर्गत गर्ल्स और बॉयज़ के जो विवाह की न्यूनतम आयु थी वो कितनी थी? तो सही आंसर होगा 14 वर्ष और 18 वर्ष। लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा राजाराम मोहन राय। ठीक है, राजाराम मोहन राय, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये भी पूछा गया है कई बार। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? तो कर्मयोग, ज्ञान योग और राजयोग नामक पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? नरेंद्र दत्त के द्वारा, यानी विवेकानंद जी के द्वारा। ए करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछा गया। एक्चुअली यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है वो पूछा ही गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद रखना है, हो सके तो आप नोट्स बना करके इनको याद रखिए। चलिए, लोकहितवादी के नाम से हम किसे जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत के प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी, राजाराम मोहन राय को आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि वेदों की ओर चलो किसने कहा था? बताइए कि वेदों की ओर चलो या फिर वेदों की ओर वापस लौटो का ये नारा जो है किसने दिया था, किसने ये बात ये कही थी? तो ये बात कही गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कि वेदों की ओर वापस लौटो, वेदों की ओर चलो। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? तो राइट आंसर यहाँ पे होगा मैडम व्लादिवोस्टोकी और आलकट। तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए, इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ये क्या चीज़ था। जैसे देखिए, जो मैडम हम कह सकते हैं व्लादिवोस्टोकी थी वो कहाँ से, रूस की निवासी थी। और साथ ही साथ जो आलकट आप यहाँ पे देख रहे हैं अमेरिकी निवासी कर्नल हेनरी आलकट ने 17 नवंबर 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन तो बन सकते हैं कि कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? न्यूयॉर्क में। ठीक है, किसके द्वारा? तो आपने ऊपर में नाम देख ही लिया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1879 में सोसाइटी का प्रधान जो कार्यालय है वो न्यूयॉर्क से मुंबई में लाया गया। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1879 में इसका जो प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में था उसको मुंबई में लाया गया। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1882 में उसका प्रधान जो कार्यालय था वो अड़यार यानी कि चेन्नई में अंतिम रूप से स्थापित कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अड़यार में कब स्थापित किया गया था? तो 1882 में। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी?
तो दयानंद सरस्वती ने किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने किस भाषा में की थी, तो हिंदी भाषा में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता थी मुख्यतः किसके कारण हुआ था, तो करेक्ट आंसर है एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन ए सही होगा। देखिए हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं कि 1888-89 में एनी बेसेंट जो कि एक आयरिश महिला थी, इंग्लैंड में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 1893 में एनी बेसेंट ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जिसमें विवेकानंद ने भी भाग लिया था। और इसके बाद वे नवंबर 1893 में भारत आई। उसके बाद हम पढ़ सकते हैं कि भारत में आने के पश्चात एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की कमान संभाली और पूरे भारत में इनका प्रचार प्रसार किया। इस वजह से इनकी जो भी फेमस हुआ, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी सफलता का मुख्य कारण इन्हीं को माना जाता है। क्लियर। अगला पॉइंट्स देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लीजिएगा, अक्सर यहाँ से इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर इस तरह से ना पूछा जाए तो सिंगल करके भी पूछा जाता है, तो ध्यान में रखना है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, जबकि थियोसॉफिकल सोसाइटी हम लोगों ने देखा था ये पॉइंट गलत है, क्योंकि मैडम ब्लाडीवस्टकी और कह सकते हैं कर्नल अलकाट ने किया था, तो ये महादेव गोविंद रानाडे के साथ गलत है। इस वजह से ऑप्शन डी को यहाँ पे टिक करेंगे। क्लियर। अगला पॉइंट्स, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो ये जो राजा की उपाधि दी गई थी अकबर द्वितीय ने दिया था, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अकबर द्वितीय कौन था। देखिए अकबर द्वितीय को अकबर शाह द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है और भारत का अंतिम द्वितीय मुगल सम्राट था, यानी कह सकते हैं कि सेकेंड लास्ट। और इनका कार्यकाल क्या था, 1806 से 1837 तक इन्होंने शासन किया था। ठीक है। और अगर हम एक दूसरे तरफ से देखें तो ये किसके पुत्र थे, शाह आलम द्वितीय का ये पुत्र था, और कह सकते हैं कि बहादुर शाह जफर, यानी कि जिसको हम लोग बहादुर शाह द्वितीय कहते हैं, उसका ये पिता था। तो आई होप कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे जो राजा आप देख रहे हैं, राजा की उपाधि अकबर ने भी एक दिया था। ठीक है, राजा की उपाधि अकबर ने भी दिया था। और किसे दिया था, अकबर ने राजा की उपाधि बिरबल को दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कविराज और साथ ही साथ राजा की उपाधि बिरबल को दिया गया था। ठीक है, जबकि बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। ये पॉइंट्स आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया। शुद्धि आंदोलन का समर्थन किसने किया था, आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो कब पारित किया गया था, 1891, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लैंसडाउन थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसके समय में ही केंद्रीय विधान परिषद की सदस्यता की संख्या में वृद्धि करने की बात की गई थी और परोक्ष रूप से निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। और यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इस अधिनियम के तहत, यानी कि द एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत 12 वर्ष से कम आयु के लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर स्थित है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि निम्न में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, ये बात किसने कही थी। ये बात कही गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन यहाँ पे गलत तरीके से मैच किया गया। प्रार्थना समाज की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग बिल्कुल सही है। आत्मीय सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पे ये पॉइंट्स गलत हो जाए, क्योंकि आत्मीय सभा जो कह सकते हैं राजा राम मोहन राय ने स्थापना किया था, ये पॉइंट्स गलत है। इस वजह से ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो केशव चंद्र सेन बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग, तो ऊपर हम लोगों ने देखा था राधा स्वामी सत्संग जो कि शिवदयाल साहब, तो आप यहाँ पे कहेंगे कि तुलसीराम, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि तुलसीराम जो था उनका वास्तविक नाम था, यानी कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
तुलसीराम जो था वो शिवदयाल साहब का ही वास्तविक नाम हुआ करता था। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप गलती करके आओ एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना सबसे पहले किसने? तो करेक्ट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती जी, बी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन एक अच्छे तरीके से सुमेलित किया गया। बाकी तीन तो गलत ही है। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो ऊपर हम लोगों ने देखा था, इसके बारे में भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित केशव चंद्र सेन है। तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो यहाँ पे हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर होगा, ये पॉइंट्स भी गलत है। सत्यशोधक समाज स्टार्टिंग में ही देखे थे, ज्योतिबा फुले, जो कि कह सकते हैं ये पॉइंट्स में हमारा गलत होगा। तो सही है द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक अभी कई बार हम लोगों ने बात कर लिया, केशव चंद्र सेन, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित को कालानुक्रम में रखिए, बताइए कि कौन पहले थे, उसके बाद उनको कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले तुलसीदास होगा, तुलसीदास के बाद हम कह सकते हैं राजा राम मोहन राय, उसके बाद दयानंद सरस्वती और लास्ट में स्वामी विवेकानंद, यानी 1 2 4 3, 1 2 4 3 ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि MC सीतलवाड़, BN राव और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। किसके ये प्रख्यात सदस्य थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यह क्यों प्रख्यात थे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि 1905 में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक मंडल यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था कि भारत सेवा के लिए प्रचारकों को तैयार करना और संवैधानिक ढंग से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, और इसके बारे में अगर ऊपर में बात करें तो MC सीतलवाड़, BN राव और कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे इस संस्था के प्रख्यात सदस्य थे। ठीक है ना, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित था, ब्रह्म समाज जो है किसने स्थापित किया था? राजा राम मोहन राय ने, और इसका सिद्धांत जो आधारित था किस पर? तो एकदेववाद पर। ठीक है, एकदेववाद पर, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी दयानंद सरस्वती भी और ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजाराम मोहन राय भी, यानी तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट है। 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तारकेश्वर आंदोलन का संबंध जो है वो किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछा जा सकता है कि तारकेश्वर आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो स्वामी सच्चिदानंद, जो कि ध्यान रखिएगा स्वामी सच्चिदानंद। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? राजाराम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? तो उन्होंने पाश्चात्य जो शिक्षा थी इसके बारे में उन्होंने विरोध नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो बताइए कि कौन सही नहीं है। तो 1829 में विलियम बेंटिंग ने राजाराम मोहन राय के सहयोग से ही सती प्रथा का कानून द्वारा अपराध घोषित किया गया, बिल्कुल सही। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके तहत हिंदू विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, बिल्कुल सही है। और 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये पॉइंट्स पे बिल्कुल सही है। तो गलत यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, क्योंकि राजाराम मोहन राय जो थे सती प्रथा के विरोधी थे, ना कि समर्थक थे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? तो इन तीनों में क्या समानता थी? तो हम कह सकते हैं कि तीनों ही राजनैतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास की सहायता दी थी। तो इस वजह से ये तीनों में एक दूसरे से जो कि कह सकते हैं समानता थी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1843 के एक्ट ने किस बात को गैर कानूनी बनाया? दास प्रथा का उन्मूलन हम कह सकते हैं, गुलामी प्रथा का उन्मूलन किया गया था 1843 में। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा होगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक चीज़ शायद आपको ना पता हो, लेकिन मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, इनको भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता था? भारतीय राष्ट्रवाद का भागीरथ ऋषि भी कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो सही आंसर होगा केशव चंद्र सेन। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको डायरेक्ट इसी तरह से याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दार उल उलम की स्थापना किसने की थी? दार उल उलम की स्थापना किसने की थी? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दार उल उलम क्या था। तो ये एक प्रकार का कह सकते हैं कि इस्लामी विश्वविद्यालय था। ठीक है, जो कि देवबंद यूपी में स्थित है, और इसकी स्थापना की गई थी 1866 में। किसके द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कह सकते हैं मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। ठीक है, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। कितना? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन में भाग लिया था, धर्म सभा में भाग लिया था, धर्म सभा आंदोलन जो हुआ था, तो कब लिया था? तो ऊपर हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुका था 1893। ठीक है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 48 MCQ मैंने आपके साथ शेयर किया, जो कि इससे बाहर आपको ज़्यादा इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इतना आप कवर कर लेते, याद रखते हैं, तो एग्जाम्स में डेफिनेटली काफ़ी आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आ सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? और वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुमेलित कीजिए। यहाँ पे चारों में से आपको मिलाना है और बताना है कि क्या सही तरीके से मैच होगा। देखिए अगर इंडियन लीग की हम बात करें, तो इंडियन लीग जो कि 1875 में शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना किया था, तो यहाँ पे फर्स्ट का ए के साथ मैच होगा। और अगर हम बात करें इंडियन एसोसिएशन, तो ध्यान रखेंगे इंडियन एसोसिएशन 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा स्थापित हुआ था। तो आनंद मोहन बोस हम यहाँ पे इनके साथ मैच कर सकते हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखिए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी दिख रहा होगा, तो आप ये मत सोचना कि हम इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। और ऐसा क्यों? तो आपको ये पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय उधार संघ की जो स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने ही किया था। तो यहाँ पे हमें मैच करना पड़ेगा इसके साथ, यानी सी का 4 के साथ मैच करना पड़ेगा। तो सी का 4 के साथ कहाँ पे मिल रहा है? देखिए फर्स्ट देखे हम लोग थे इंडियन लीग, जो कि फर्स्ट का फर्स्ट ही होगा। और दूसरी की बात करें तो इंडियन एसोसिएशन जो होगा वो आनंद मोहन बोस, यानी बी का 3 के साथ। तो बी का 3 के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, इस वजह से करेक्ट आंसर हमारा है ऑप्शन ए। ठीक है, और उसी तरह से याद रखेंगे यूनाइटेड इंडिया पैट्रियार्क जो एसोसिएशन है, इसके संस्थापक सैयद अहमद खान। ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, 1888 में इसकी स्थापना किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में की गई थी उसका नाम क्या था? और ये पहला जो कि राजनीतिक संगठन बनाया गया था, कह सकते हैं 1837 में, जमींदारी एसोसिएशन। देखिए जमींदारी एसोसिएशन को हम लोग लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, जिसके संस्थापक के रूप में द्वारकानाथ टैगोर हुआ करते हैं। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न बनता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो बताइए यहाँ पे कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, अगर एक एक करके मैच करना देखें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो होंगे वो राधाकांत देव, यहाँ पे होगा एसोसिएशन नहीं, राधाकांत देव। अब मैं आपको बताता हूँ कि राधाकांत देव ऐसा क्यों होगा। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो था, इन दोनों को मिला करके ये बनाया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। और जिसके अध्यक्ष की बात करें तो राधाकांत देव थे, जबकि इसके सचिव के रूप में देवेंद्र नाथ टैगोर थे, ये ध्यान रखिएगा। यानी ए का यहाँ पे 3 होगा, ए का 3 तो यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात करें तो यहाँ पे किसके साथ मैच होगा, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की राइट की अगर हम बात करें तो ये हमारा करेक्ट होगा, जो कि केटी तैलंग के द्वारा, ठीक है। केटी तैलंग यहाँ पे होगा, इसको भी ध्यान रखेंगे। और सेंट्रल मोहम्मडल जो नेशनल एसोसिएशन हम यहाँ पे देख सकते हैं, एसोसिएशन यहाँ चला गया था, तो एसोसिएशन इनके साथ मैच होगा सैयद अहमद खान, ठीक है, सैयद अहमद खान। और आपको ये चीज़ पता होगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन बी, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो ध्यान रखिएगा, जो पुणे सार्वजनिक सभा, इसने ये मांग की थी। पुणे सार्वजनिक सभा का गठन 1870 में हुआ था, 2 अप्रैल 1870 में। इसमें क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 1875 में जो पुणे सार्वजनिक सभा ने ये याचिका की थी। लेकिन अगर हम बात करें कि स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, तो 2 अप्रैल 1870 को एमजी रनाडे के साथ साथ जीबी जोशी द्वारा ये स्थापित किया गया था, ठीक है। और इन्होंने 1875 में ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग प्रस्तुत की थी, तो ये ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन था। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस की गई थी, कब। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 में, जो कि इसके संस्थापक के रूप में जीएस अय्यर एम कह सकते हैं वीरेंद्रवाचारी और साथ ही साथ आनंद चार्लो, ये तीनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उनको संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए, यानी उनका जब भी संगठन गठन किया गया था उस वक्त हमें सजाना है उनके समय के अनुसार। तो चलिए पहला देखते हैं। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना 1852 में किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड नंबर पर आ जाएगा मद्रास महाजन सभा, यहाँ पे 1884 रख देते हैं। और थर्ड पॉइंट में क्या दिया गया, थर्ड पॉइंट में इंडियन एसोसिएशन जो 1876 में किया गया था। और फोर्थ पॉइंट्स की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हमारा है इंडियन लीग 1875। अब हम इन सभी को एक साथ सजाते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आएगा 1, उसके बाद हम कह सकते हैं 1875 4, उसके बाद 1876 लास्ट में हमारा होगा मद्रास महाजन सभा 84, यानी 1432 देख लीजिए, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। एक तरफ संगठन है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो देखिए लैंड होल्डर सोसाइटी अगर हम लोगों ने बात किया था ऊपर में, जिसके संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो द्वारकानाथ टैगोर, यानी ए का 4 के साथ। और उसी तरह से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो था वो विलियम एंडर्स यहाँ पे कह सकते हैं। और इंडियन सोसाइटी की बात करें तो इसमें हम आनंद मोहन बोस लगा सकते हैं, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। ध्यान दीजिएगा, इंडियन सोसाइटी और यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन दोनों में आनंद मोहन बोस थे, तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, जो कि मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो इंडियन एसोसिएशन में हम कह सकते हैं यहाँ पे करेक्ट होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि 43-21 बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट समझना है। देखिए क्या क्या था, जैसे इंडियन सोसाइटी और इंडियन एसोसिएशन। तो इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1872 में किया गया था, किसके द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा। जबकि इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बैनर्जी भी थे। तो ये दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, यहाँ पे डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन कह रहे हैं कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्षों के लिए, 1908 में इनको जेल हुई थी 6 वर्षों के लिए। ऑप्शन हम यहाँ पे बी को टिक करेंगे। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं
बाल गंगाधर तिलक को 3 जुलाई 1908 के दिन देश विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल अपने अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों को बचाव करने और स्वराज्य का आह्वान करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इन्हें 6 साल की सज़ा हुई थी और 6 साल की सज़ा इनको वर्मा के मांडले जेल में भेज दिया गया था। और सबसे खास बात आपको ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसी जेल में इन्होंने जो कि जेल में कैद रहने के दौरान ही 400 पन्नों की एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीता रहस्य। ठीक है, गीता रहस्य इन्हीं की पुस्तक है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक की सज़ा के पश्चात जो कि कह सकते हैं कि किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मूलर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दलीय आंदोलन का पिता के रूप में बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। डी यहाँ पे करेक्ट है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? स्वदेशी के समर्थक थे अरविंद घोष। ए विल बी करेक्ट आंसर, अरविंद घोष। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? तो गरम दल और नरम दल का उद्भव जो हुआ था स्वदेशी आंदोलन के कारण, तो ये ध्यान रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था जो कि लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। नरम दल और गरम दल में ये जो विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? गरम दल से संबंधित था अरविंद घोष, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, अरविंद घोष हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, ये सभी गरम दल से संबंधित है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक के रूप में हम लोग बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं जो कि वैलेंटाइन सिरोल ने इनको ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? अधिकतर नरमपंथी जो नेता थे वो शहरी क्षेत्रों से बिलोंग करते थे। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो गरम दलीय से संबंधित थे, नरम दलीय से संबंध ये नहीं रखते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो जस्ट अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है, शांति के जनक के रूप में, और ये बात वैलेंटाइन सिरोल ने कही थी। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था, और वो कौन थे? तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा सही जो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? शेरे पंजाब के नाम से, शेरे पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जानते थे। देखिए ये क्वेश्चन जस्ट ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि बीजी तिलक के सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो मैक्स मूलर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कह सकता है कार्यकलाप किया और वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप जो कि राजनीतिक हो गया? तो और वो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने ही जो कि गणपति उत्सव को स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं थे, तो जो यहाँ पे कह सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले नरम दलीय से संबंध रखते थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी शौकत अली, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पैसिव रेसिस्टेंस के सिद्धांत के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो अरविंद घोष को माना जाता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है।